बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज बाजार में हुए एक्शन की। आज आईटी और मेटल शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया। निफ्टी 100 अंक गिरकर 24,700 के नीचे बंद हुआ। बाजार के एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रहे हैं अंश भीलवार। तो निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, 100 डीएमए के नीचे फिसलता हुआ नजर आया, लेकिन चौतरफा बिकवाली नहीं थी, क्योंकि अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। दो सेशन से इनमें लगातार बिकवाली हो रही थी और अब जाकर इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है। इंडेक्स ने 2 मंथ हाई के लेवल को भी टच किया और इसके टॉप गेनर्स देखे तो यहाँ पे रियलिटी के टॉप गेनर्स में हमें ओबराय रियलिटी और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। अब अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात करें तो 3 सेशन से इसमें लगातार बिकवाली चल रही थी और अब जाकर इसमें अच्छी खरीदारी आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़े रिवर्सल के साइन नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ फार्मा इंडेक्स भी जो 2 सेशन से लगातार बिकवाली के रेंज में था, वो अब जाके अच्छे से हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी मेटल टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है और ये दूसरा सेशन है जब इसमें हमें लगातार बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। इसमें अगर टॉप लूजर्स देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम और जिंदाल स्टील जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ निफ्टी आईटी की स्पेशली बात करें तो ये भी लाल निशान में बंद हुआ है। 5 सेशन से इसमें लगातार खरीदारी हो रही थी और अब जाके ये बिकवाली इसमें दिख रही है, तो नेगेटिव बेरिश सा नहीं लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ इसमें नजर आता है। इसके साथ साथ एफएमसीजी इंडेक्स की भी बात करें तो आज इंडेक्स ने 1 वीक के हाई लेवल को टच किया था, उसके बाद मार्केट के प्रेशर के कारण इंडेक्स हमें लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन निफ्टी बैंक अपने साइडवेज कंसोलिडेशन में बंद होते हुए नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टरों ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। पाँच के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स जिस पर आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, जहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने अनाउंस किया है एक जॉइंट वेंचर वीवो मोबाइल इंडिया लिमिटेड के साथ, और ये जो जॉइंट वेंचर है वो फोकस करेगा ओईएम बिजनेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन। अगला जो स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा, जहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा आईएनसी ने जो है यूएसए लॉन्च किया है लैकोसाइड ओरल सॉल्यूशंस, जो सीजर्स को प्रिवेंट और कंट्रोल करता है। अगला जो स्टॉक है एनबीसीसी, जहाँ पर कंपनी को जो है जयपुर और छत्तीसगढ़ से वर्क ऑर्डर मिला है और जो कॉस्ट है इस वर्क ऑर्डर का वो 489.60 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक फोकस में है वो स्विगी, जहाँ पर एक्सिस कैपिटल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है 640 का रखा है स्विगी पर। उनका कहना है कि स्विगी जो है सेकंड प्लेस पर है, लेकिन अभी भी जो है कॉम्पिटिटिव है मार्केट में, और जो फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिजनेस है वो अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, जिसके चलते आगे और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और स्विगी का जो एम्बिशियस है स्टोर एक्सपांशन टारगेट इन क्विक कॉमर्स, वो एड करेगा कंपनी के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू और टॉप लाइन ग्रोथ में। स्विगी का जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, और एक्सिस कैपिटल का कहना है कि स्विगी का जो फोकस है इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग आइडिया और स्ट्रेंथ लीडरशिप टीम, वो हेल्प करेगा कंपनी को मेंटेन करने में उसकी लीडरशिप। अगला जो स्टॉक फोकस में है वो ओबराय रियल्टी, जहाँ पर स्पार्क कैपिटल ने जो है अपग्रेड किया है कंपनी को फ्रॉम सेल से बाई पर, और टारगेट प्राइस जो 2700 का रखा है। इसी के साथ साथ एक्सिस सिक्योरिटी ने भी जो है इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो 2560 का रखा है। एक्सिस सिक्योरिटी का कहना है कि ओबराय रियल्टी जो है एक डोमिनेंट प्लेयर है लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में, जो कंटिन्यू कर सकता है बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन और ऑनगोइंग मोमेंटम इन दिस कैटेगरीज। और जो एन्युटी पोर्टफोलियो ऑक्यूपेंसी है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो एक्सीड करें 90% बाय FY27E, और कंपनी का प्लान है कि वो बाकी और भी मार्केट में एक्सपांड करे, जैसे कि दिल्ली NCR जो ऑफर करता है सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और एब्जर्वेशन कैपेसिटी फॉर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। रियल एस्टेट रफ्तार में नजर आ रहा है। रियल्टी पर HDFC सिक्योरिटीज की खास रिपोर्ट के साथ जुड़ गई हैं स्नेही। जी बिल्कुल, तो रियल एस्टेट सेक्टर आज फोकस में रहेगा और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है रियल एस्टेट पैक में से जो कि बैंगलोर बेस्ड डेवलपर्स हैं, जैसे कि शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज
एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन स्टॉक्स पर एक HDFC सिक्योरिटीज़ ने आज सुबह नोट निकाला है। वो कहते हैं कि जो अप्रूवल साइकिल है बैंगलोर में वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इनको इन सारे डेवलपर्स को जो ज़रूरी अप्रूवल्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसके दम पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आगे जाके। वो कहते हैं कि इसके कारण सप्लाई साइड जो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट का, उस पर थोड़ा सा दबाव भी हो सकता है। पर वो तो भी कहते हैं कि हालांकि इसके बावजूद भी डिमांड काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि एंड यूज़र इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस सेक्टर के लिए। पर इन चैलेंजेस के दम पर क्या हो सकता है, जो हर्डल्स ये देख रहे हैं, जो उनको अप्रूवल में डिले हो रही है, उसके दम पर बहुत सारे कॉस्ट उनके बढ़ सकते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं। उनका जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो डेवलपमेंट है उन्होंने जो सोच के रखा है आगे जाने के लिए उनके प्रोजेक्ट लॉन्चेस में, उस पर थोड़ी देरी हो सकती है। और ये जो लॉन्चेस है वो अभी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, आगे क्वार्टर्स में पुश हो रहे हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि है, जो भी रियल एस्टेट साइकिल जो तेज़ी में है, अगर इन लॉन्चेस के डिले के वजह से ये साइकिल भी मिस हो सकता है और बहुत सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी ये कंपनी गंवा सकती है और उनके मार्केट शेयर पर भी असर हो सकता है। और जब अगर हम सेक्टर के बारे में बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा उनके टॉप पिक्स है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये बैंगलोर में चलते हुए रेगुलेशन डिलेज के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर बहुत असर नहीं होगा और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक री रेटिंग भी हो सकता है उस स्टॉक में, क्योंकि उन्होंने अपना हाल ही में फंड रेजिंग किया है। तो उन्होंने अपना एड रेटिंग बरकरार रखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर 3000 रुपये का टारगेट है प्रति शेयर। शोभा पर भी उन्होंने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है, 2639 रुपीज़ है पर शेयर उनका टारगेट। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी बाय मेंटेन किया है और 1400 रुपये पर शेयर का टारगेट है। प्रेस्टीज एंटरप्राइजेस पर भी प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी उन्होंने एक बाय रेटिंग मेंटेन किया है और 2060 रुपये प्रति शेयर उनका टारगेट है। तो ये HDFC सिक्योरिटीज़ का व्यू रियल एस्टेट डेवलपर्स पर, खास करके बैंगलोर बेस्ड कंपनीज पर। आज डिक्सन में फुल एक्शन में दिखा। वीवो के साथ जॉइंट वेंचर के ऐलान से डिक्सन टेक में 4% से ज़्यादा की तेजी रही। खबर का असर सिर्फ डिक्सन पर ही नहीं बल्कि EMS सेक्टर के दूसरे शेयरों पर भी पड़ा। खास रिसर्च के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। डिक्सन टेक की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट JV उन्होंने अनाउंस किया है। अब ये JV जो है मोबाइल फ़ोन कंपनी जो वीवो है उसके साथ किया है ये करार। और देखा जाए तो डिक्सन टेक की जो रब ऑफ इफेक्ट आ रही है उनके सारे पेयर्स में भी जो है देखने मिल रही है उन स्टॉक्स में। देखा जाए तो ये जो JV आई है ये बेसिकली कह सकते हैं जो OEM बिजनेस है उसको लेके है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी रहेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका स्मार्टफोन्स का। तो स्मार्टफोन्स में भारत की जो है बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। JV की कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिक्सन का लगभग 51% स्टेक आता है, यानी कि रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। डिक्सन के साथ जो है अगर स्मार्टफोन्स की कंपनीज के साथ बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सैमसंग, शाओमी, मोटोरोला, ओप्पो और गूगल सबके फ़ोन से असेंबल भी करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के क्या ट्रिगर्स है उस पर हम नज़र डालते हैं। इंडस्ट्री की ट्रिगर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत स्ट्रांग है और भारत को जो है पोजीशन ग्लोबली किया जा रहा है कि ये प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन रहेगा। तो पूरे दुनिया की काम जो है डिज़ाइन शायद बाहर हो लेकिन मैन्युफैक्चर भारत में ही होगा। की एरियाज़ की बात करें तो मोबाइल फ़ोन, ऑटोमोटिव्स, इंडस्ट्रियल और टेलीकॉम सेगमेंट्स यहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट भी कर रही है कि थोड़े PLI स्कीम्स जो है बजट तक या बजट में अनाउंस कर सकते हैं। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक बड़ा एरिया है जिस पे नज़र रहेगी। लेकिन ये इंडस्ट्री साइज़ बड़ा कितना है कि इसके आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आई है MOSL की, जहाँ पे कैलेंडर ईयर 23 to 30 का जो है ये मार्केट लिया गया है। टोटल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन लगभग 26% CAGR का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि $500 बिलियन। लेकिन ये $500 बिलियन की भी कुछ पोर्शंस हैं। अगर फिनिश गुड्स की बात करें तो $350 बिलियन का हो सकता है ये मार्केट अगले आप कह सकते हैं 5 से 6 साल में। और वही कंपोनेंट्स की बात करें तो बचा हुआ $150 बिलियन रहेगा। एक्सपोर्ट्स पे भी जो है नज़रिया रहेगा, 36% की ग्रोथ का अनुमान है अगले 4 सालों में और ये $250 बिलियन का मार्केट हो सकता है। अब स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी तेज़ी आई है पिछले एक साल में। अगर हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें तो काइंस जो है 174% रिटर्न्स जो है शेयर होल्डर्स को दिया है। वही डिक्सन टेक जो है स्टॉक 3 गुना हो गया, लगभग 200% का जो है ग्रोथ यहाँ देखने मिला है। इसके अलावा ईपैक ड्यूरेबल्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे और भी छोटे कंपनीज हैं उनमें भी अच्छी स्ट्रेंथ आई है। तो ओवरऑल ये सेक्टर जो है बहुत स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ आगे जाया जा रहा है। 2022 में था, 2023 में था, 24 में था और 2025 में भी जो है एक बुलिश नज़रिया दिख रहा है इस पूरे EMS सेगमेंट में।
शुक्रिया शरद इस डिटेल्ड रिसर्च के लिए। और कल से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है। इससे पहले सोने चांदी की चाल कैसी दिख रही है और इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है और इसका बुलियन मार्केट पर क्या असर होने वाला है, समझते हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन से। कल से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। उस बैठक से पहले अगर गोल्ड और सिल्वर की चाल देखें तो दायरे में ही कारोबार हो रहा है। हालांकि शुरुआती नरमी के बाद थोड़ी तेजी जरूर लौटी है, लेकिन अभी भी एमसीएक्स पर सोने का भाव 77,000 रुपए के आसपास ही है। एमसीएक्स पर चांदी शुरुआती नरमी के बाद अब 91,200 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है। कल से ये 2 दिनों की फेड की बैठक है। 18 दिसंबर यानी परसों फेड का ब्याज दरों पर फैसला आएगा और बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दरों में 0.25% की कटौती होगी। लेकिन सबसे अहम होगा फेड चेयरमैन का वो बयान कि 2025 में ब्याज दरों में कितनी कटौती होगी। उस कमेंट्री पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर रहेगी। इसके अलावा महंगाई को लेकर उनका क्या बयान होता है, आगे उनका रुख क्या रहता है, इस पर पूरे ही बाजार की नजर रहेगी। यही नहीं, अभी अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ज्यादातर बड़े सेंट्रल बैंक, ग्लोबल सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की है। उससे अब दबाव बना है कि एक और कटौती होगी, लेकिन आगे की कटौती को लेकर चिंता और असमंजस की स्थिति जरूर बरकरार रहेगी। देखते हैं इस हफ्ते अब क्या डिसीजन होता है। 18 दिसंबर को फेड का क्या फैसला आता है, उसके बाद एक डिसाइसिव मूव, एक निर्णायक तेजी या मंदी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिलेगी। और अब बात ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर की। ऑयल मार्केट कंपनियों को लेकर एक्सक्लूसिव खबर ये आ रही है कि सरकार एलपीजी सिलेंडर बिक्री के घाटे के लेकर ओएमसीज को राहत दे सकती है। पूरी खबर के साथ जुड़ गए हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ओएमसीज को जल्द ही राहत दे सकती है और ये राहत दरअसल एलपीजी की बिक्री पर उन्हें जो घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए दिया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय एक ऐसे ही प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके हिसाब से जल्द ही वित्त मंत्रालय को अप्रोच किया जाएगा कि ओएमसीज को एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी की बिक्री पर जो घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी अदायगी की जाए और इसके लिए एक कॉम्पनसेशन की रकम जो है उसकी मांग की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पिछले कई महीनों से मार्केट रेट से नीचे एलपीजी की बिक्री कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी की जो कीमतें हैं वो काफ़ी मजबूत बनी हुई हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि एलपीजी एक सब्सिडाइज्ड कमोडिटी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्केट रेट से नीचे पर इसकी बिक्री कर रहे हैं। प्रति सिलेंडर करीब 150 से 200 रुपए का घाटा उन्हें उठाना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय जो है एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है ताकि उनके घाटे की भरपाई की जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की रकम की मांग जो है वो की जा सकती है वित्त मंत्रालय से। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड क्वार्टर में यानी कि चालू वित्त वर्ष के सेकेंड क्वार्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो लॉस है, जो प्रॉफिट है, वो घटकर काफ़ी कम रह गया है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो करीब करीब इसमें 90% तक की गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे की 2 बड़ी वजहें रही हैं। एक रिड्यूस रिफाइनिंग मार्जिन और दूसरा मार्केट रेट से कम पर डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसकी बिक्री करना। लिहाजा कंपनी ये चाहती हैं कि सरकार इस घाटे की भरपाई करे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू कर दिया है। ओएमसीज के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। ये प्रस्ताव लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही इस मसले पर वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऑयल मार्केट पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि आगामी बजट में ही इस राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से डेवलपमेंट्स आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। शुक्रिया प्रकाश इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं एक और एक्सक्लूसिव खबर की। इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जीओएम ने प्योर लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी में पूरी छूट का प्रस्ताव दिया है। खबर पर और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। देखिए, पिछले 2 बार की जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी उसमें उम्मीद की जा रही थी कि इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जो 18% जीएसटी लगता है उस पर कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन वो जीएसटी काउंसिल में मामला टेकअप नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम बनाए गए थे इंश्योरेंस के लिए, उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसे पूरी तरह से एग्जम्प्ट
करने का सुझाव दिया गया है। वैसे भी भारत के अंदर जो है वो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है ग्लोबल एवरेज के मुकाबले, और टर्म इंश्योरेंस तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा सुझाव दिया गया है कि टर्म इंश्योरेंस पे जीएसटी को पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाए। अभी जिस तरह से टर्म इंश्योरेंस पे जीएसटी लगता है वो 18% का जीएसटी लगता है। तो अगर ये हम लिस्टेड कंपनियां हैं उनके हिसाब से देखें तो कितना टर्म इंश्योरेंस जो है वो जो प्योर प्रोटेक्शन है वो कितना उनके कारोबार में हिस्सा है, तो वहाँ पर एचडीएफसी लाइफ का 13% जो कुल कारोबार है एपीई उसमें टर्म इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन का हिस्सा है। एसबीआई लाइफ का करीब 10%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 15% जो कारोबार है एपीई जो FY24 का हुआ था उसमें टर्म इंश्योरेंस की हिस्सेदारी थी। और एलआईसी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, उनका जो हिस्सा है वो मात्र 1% से भी कम जो हिस्सा है एलआईसी कुल कारोबार करता है वो टर्म इंश्योरेंस के अंदर है। तो जिस तरह से प्योर प्रोटेक्शन है टर्म इंश्योरेंस और सरकार की भी जो मंशा है इंश्योरेंस फॉर ऑल की, तो वहाँ पर अगर जीएसटी को जीरो किया जाता है तो बड़ी राहत मिलेगी। और हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड भी देखें तो टर्म इंश्योरेंस की प्राइजेस भारत में इतनी नहीं बढ़ी है। कोरोना के बाद कुछ प्राइजेस में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर टर्म इंश्योरेंस की प्राइजेस नहीं बढ़ी है। हालांकि कुछ कंपनियों ने प्राइजेस में कटौती की है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल के द्वारा टर्म इंश्योरेंस की जो कीमतें हैं उसमें 10% तक की कमी की है। तो ये काफ़ी बड़ा मूव होगा अगर 21 तारीख को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसे निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हेड किया जाएगा। तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे। और अगर जीएसटी काउंसिल के द्वारा हरी झंडी मिल जाती है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी लगता है प्रीमियम पे को जीएसटी से बाहर करने का, तो ये आम लोगों के लिए भी काफ़ी बड़ी खबर होगी, राहत भरी खबर होगी, जिससे उनका जो प्रीमियम है वो एक तरह से 18% तक कम हो जाएगा। बिल्कुल इस खबर पर नजर रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच डिफेंस और एनर्जी समेत कई समझौतों को मंजूरी मिली है। श्रीलंका में चुनाव के बाद नई सरकार और हबन टोटा पोर्ट चीन को दिए जाने पर मद्देनजर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके का भारत दौरा काफी अहम है। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का फैसला किया है। हाइड्रोग्राफी पर सहयोग पर भी सहमति बनी है। पूरी तरह सहमत है कि हमारे सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी है। हम मानते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका के पीपल टू पीपल संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। विजय दिवस पर आज पूरा देश 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को शिकस्त देने वाले सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। लेकिन इससे जुड़ी सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर के हटाए जाने पर विवाद हो गया है।
भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही पाकिस्तानी सेना की तस्वीर के हटाने पर प्रियंका ने सरकार को घेरा और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सेना मुख्यालय में सफाई चल रही है, इसलिए तस्वीर हटाई गई। सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन अब वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज, मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? स्पीकर का बड़प्पन देखिए, प्रियंका जी का कोई प्रश्न नहीं था और हमारे जितने सांसद बैठे रहते हैं सब हाथ उठाते हैं पूरक के लिए, लेकिन प्रियंका जी को समय मिला। इस बड़प्पन के लिए एक ट्वीट करना चाहिए आज प्रियंका जी को। बाकी उनकी जो बातें हैं, मैं समझता हूँ ये सदन में प्रियंका जी आई हैं नई, उनको एक ऐसा परिचय देना चाहिए जिसमें वो सारे देश की लगें, सबका साथ सबका विकास, इस भावना को वो भी समाहित करें। देश के कई राज्यों में शीतलहर की मार से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में देर रात से सुबह तक लोगों को घने कोहरे का कहर झेलना पड़ेगा। वहीं अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोगों को भयंकर शीतलहर से 2-4 होना पड़ सकता है। सोमवार को भोपाल, जबलपुर समेत 37 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। शहडोल में तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीकर में तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। माउंट आबू में पत्तों पर बर्फ जम गई है। जी, चूरू में बहुत ज़्यादा ठंड वैसे पड़ती ही है और अभी बहुत ज़्यादा ठंड, 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है चूरू में। पिछले 3-4 दिनों से बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। खेतों में सरसों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और गाड़ी के कवर पे जैसे बर्फ़ दिखाई दे रही है जमी हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश।